हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम फैक्ट पर। तो साथियों, आज के इस सेशन के अंदर हम सीईटी ग्रुप 6 और सीईटी ग्रुप 10 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। जो एमसीक्यूज आपके सामने होंगी वो फुल्ली सॉल्व होंगी। उनके जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, यूं मान के चलिए कि हर एक क्वेश्चन से आप कम से कम 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर गेन कर रहे होंगे। तो बिना देरी करते चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, अपने सेशन को। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, हैवी एडवर्टाइजमेंट इन द इनिशियल ईयर इज। जो शुरुआती दौर होता है, शुरुआती समय होता है, उसमें जो एडवर्टाइजमेंट पे है जो हैवी एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको समझा जाता है। ऑप्शन ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको यहाँ पर रेवेन्यू लिखा नहीं हुआ, लेकिन डेफर्ड एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनको सेम से माना जा सकता है। और ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो यहां पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि जी हां, इनको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाता है, आस्थगित खर्चा इनको ट्रीट किया जाता है। अब इसका फुली सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, सबसे पहला हमारे पास जो ऑप्शन है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? तो कहते हैं वो एक्सपेंडिचर्स जो डे टू डे रूटीन के अंदर, डे टू डे के ऑपरेशंस के अंदर जो नॉर्मल खर्चा हो रहा होता है ना बिजनेस का, उसको हम यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से ट्रीट करते हैं। जैसे कि हमारे पास सैलरीज है, वेजेज है, रेंट है, यूटिलिटी एक्सपेंडिचर्स है, बिल्स है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है। तो ये भी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट सर यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो ध्यान दें, जो छोटी मोटी एडवर्टाइजमेंट होती हैं, जैसे कि भी शॉर्ट टर्म के लिए भी फ्लैट 50% सेल जो कि 2-3 दिन के लिए होता है, तो इनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कंसीडर किया जा सकता है। फिर कहते हैं एडवर्टाइजमेंट को क्या हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर सकते हैं? तो बेसिकली तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जा सकता है। जैसे कि किन किन कंडीशंस में सर? सबसे पहली कंडीशन है कि अगर आपका जो एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा हुआ है और उस एडवर्टाइजमेंट से आपको डायरेक्ट रिस्पॉन्स मिल रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है और फ्यूचर में भी उसके बेनिफिट आपको मिलते रहेंगे, तो इसीलिए इसको यहाँ पर कैपिटलाइज्ड किया जा सकता है। या फिर कंपनी की जो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस होती है, तो वो क्या करती है कि अगर स्टार्टअप कॉस्ट इसको कंसिडर कर लेती है कि हाँ भाई, बिजनेस को बनाते वक्त जो खर्चा हुआ है उसी के अंदर एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस को अगर मेंशन कर लिया जाए, तो तब भी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बन सकता है। तो ये ध्यान दें, लेकिन नॉर्मली इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता। और ऑप्शन जो आपके पास सामने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके अंदर तो कहते हैं वो सारे के सारे खर्चे जो किए तो अकाउंटिंग ईयर में है, यानी कि किए तो हमारे पास करंट ईयर के अंदर है, लेकिन उनके फायदे हमको लंबे समय तक मिलते रहेंगे, तो इसीलिए इनको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझा जाता है और इनको बैलेंस शीट में रखा जाता है। तो ये आपके पास ऑप्शंस है, इनको हमने क्लैरिफाई किया हुआ है। अब ऑप्शंस में से देख के आपके दिमाग में आएगा, बोले सर मैं इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान सकता हूँ क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है। तो ध्यान दे, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। इसने साफ साफ बोला है कि इनिशियल ईयर्स में किया गया एक्सपेंडिचर। ठीक है भाई, शुरुआत में जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माने या डेफर्ड रेवेन्यू। तो जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ये स्टार्टअप कॉस्ट है या कुछ है, तब तक ये हमारे पास किस कैटेगरी में रहेगा? स्थगित खर्च में रहेगा, डेफर्ड एक्सपेंडिचर में रहेगा। क्लियर है? ओके सर। अब यहाँ पे अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिवन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹10 एंड इश्यूड शेयर्स ऑफ 20,000। भाई 20,000 शेयर्स आपको यहाँ पर इशू करे हुए हैं। हर एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो ₹10 है और टोटल प्रॉफिट है वो 40,000 है और डिविडेंड पेड एट द रेट 10%। ठीक है, तो व्हाट इज द ईपीएस, अर्निंग पर शेयर क्या रहने वाला है? तो ऑप्शन ए आपका ₹1, ऑप्शन बी है आपका ₹2 और ऑप्शन सी है आपका ₹3 और ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी ही सही तरीके से आंसर रहने वाला है। वो क्यों? चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है ईपीएस का जो फॉर्मूला है वो दिमाग में रखना होगा। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे को नेट प्रॉफिट 40,000 दिया हुआ है। जब मैं 20,000 यानी नंबर ऑफ शेयर्स कितना 20,000 इससे डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट में आता है ₹2। यानी कि यहाँ पर अर्निंग के हिसाब से कोई भी शेयर है वो ₹2 कमा रहा है। क्लियर है? ओके सर। नेक्स्ट, ऑप्शन डीलिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है? ये हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज है, ये चीज है। तो ये क्या है भाई? तो देखिए, वाइड है, लीगल है, इलीगल है या ऑल ऑफ दीज या इनमें से सभी? तो देखिए, ऑल ऑफ दीज तो हो नहीं सकता। इन तीन में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पर आपको चूज करना होगा। या तो वो व्यर्थ होगा या कानूनी होगा या गैर कानूनी होगा। तो देखिए, ये अभी के लिए तो हमारे पास लीगल है।
कुछ बुक्स के अंदर आपको ये इलीगल भी देखने को मिलेगा, उसके पीछे का रीजन भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है इसको समझ लीजिए। तो ऑप्शन ट्रेडिंग एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो सेलर और बायर के बीच में एस्टैब्लिश किया जाता है, जिसमें बायर और सेलर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान एक जो कहा जाए पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस या एक्स जो कहा जाएगा भी फ्यूचर में एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर रेडी होते हैं कि हाँ भी जब भी फ्यूचर में इतने प्राइस पे कमोडिटी आ जाएगी तो उसको परचेज या सेल कर लिया जाएगा। तो ऐसी चीज़ को हम ये यूँ कहा जाएगा कि हमारे पास एक काइंड ऑफ फ्यूचरिस्टिक बिजनेस वो है, ट्रेडिंग है, यानी कि फ्यूचर में ट्रेडिंग करी जाएगी, वो भी तब जब प्राइस उस लेवल पे आ जाएंगे जिसके ऊपर दो पार्टीज का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्लियर है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। अब बात करें ऑप्शन ट्रेडिंग को, इनिशियली जो हमारे पास है सेक्शन 20 ऑफ SCRA, इसने यहाँ पर इसको प्रोहिबिटेड कैटेगरी में डाला हुआ था, यानी कि इंडिया के अंदर पहले ऑप्शन ट्रेडिंग को इलीगल माना हुआ था, इसको यहाँ पर ऑथराइजेशन नहीं था। लेकिन 1995 के अंदर जो सिक्योरिटी लॉ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया उसके अंदर इस सेक्शन को डिलीट कर दिया गया और तब से ये लीगल हो गया इंडिया के अंदर। लेकिन ध्यान दे, अब भी एक सिचुएशन यहाँ पर है। तो नोटिफिकेशन आया है मार्च 2000 के अंदर किसका, सेबी का। इन्होंने कहा कि जब तक आपने परमिशन नहीं लिया है ऑप्शन ट्रेडिंग का तो तब तक आप उसको इलीगली मानोगे। तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर आपके पास नॉर्मल ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप नॉर्मल ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको परमिशन लेना होगा सेबी से, तभी आप ऐसा जो है कि भी कर सकते हो, अदरवाइज ये इलीगल हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कहीं नहीं दिखा हुआ, या ये सिंपल क्वेश्चन था, तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका लीगल है ना वही यहाँ पर सही रहने वाला है। अब ऑप्शन जो सॉरी हमारे पास जो ट्रेडिंग ऑप्शन होता है या ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, इसके अंदर दो चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। तो यहाँ पर ध्यान दे, कॉल ऑप्शन का मतलब है गिव्स द बायर द राइट, ये बायर को अधिकार देता है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं करता। ये बायर को राइट देता है कि भी आप एक पर्टिकुलर स्टॉक को है ना एक प्री डिफाइंड रेट पर, प्राइस पर, एक यूँ कहा जाए कि भी एक स्पेसिफिक डेट तक परचेज कर सकते हो, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि ये बायर को अथोराइज करता है। बायर के लिए कॉल ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक इसका वाइस वर्सा सेलर के लिए हम यहाँ पर पुट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर सेलर इन्वेस्टर्स को ये कहता है कि चलो कोई बात नहीं भाई हम ऐसा करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स। तो जो फंक्शन है स्टाफिंग, वो मैनेजमेंट के इसमें कौन कौन से कार्य शामिल होते हैं। तो आपने है ना अभी तक ध्यान दे मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये फंक्शंस थे। तो इन्हीं के अंदर एक फंक्शन यहाँ पे स्टाफिंग निकल के आता है। तो उसी के अंदर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करे जा रहे हैं उनके बारे में बात करता है। तो ऑप्शन ए या जो हमारे पास है पहला, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, अप्राइजल। तो यहाँ पर इन्हीं को बेस बनाते हुए कुछ कोड्स आपको दिए हुए हैं, इनके अंदर आपने देखना है जैसे कि भी ऑप्शन ए के अंदर 1, 2 और 4 सही हैं, ऑप्शन बी के अंदर 1, 2 और 3 सही माना गया है, ऑप्शन सी के अंदर 2, 3, 4 सही हैं और ऑप्शन डी के अंदर 1, 2, 3 और 4 सही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये सारे के सारे स्टाफिंग फंक्शंस के अंदर इंक्लूड करे जाते हैं। इसको यूँ समझिए आप, स्टाफिंग में क्या क्या इंक्लूड है, इसमें रिक्रूटमेंट भी शामिल है, इसमें ट्रेनिंग भी शामिल है, इसमें परफॉर्मेंस अप्राइजल भी शामिल है, इसमें प्रमोशंस भी शामिल है और ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज भी इसके अंदर प्रॉपर तरीके से शामिल है। तो ये हमारे पास ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जी हाँ। नेक्स्ट, a withdrawal of cash from business by the proprietor of the firm should be credited। देखिए, फर्म का मालिक है, बिजनेस का स्वामी है, वो बिजनेस में से कुछ अमाउंट कैश निकाल लेता है, तो इसको किस खाते के अंदर क्रेडिट किया जाएगा, ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो कौन से खाते के अंदर किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर, कैश अकाउंट के अंदर, ड्राइंग अकाउंट के अंदर या प्रोप्राइटर्स अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर ध्यान दे मेरे प्यारे साथियों, ये कैश अकाउंट के अंदर क्रेडिट करा जाता है, ठीक है, किसके अंदर, कैश अकाउंट के अंदर। कैसे सर, तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब भी कोई पर्सन यहाँ पर, जब भी कोई मालिक बिजनेस से ड्राइंग करता है, कैश निकालता है, तो वो ड्राइंग अकाउंट में तो डेबिट होगा, ध्यान में रखें, लेकिन क्रेडिट होगा किसके अंदर, वो कैश अकाउंट के अंदर। किसके अंदर, कैश अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पे सवाल आया, बोले सर हमने ड्राइंग को पढ़ा था दो तरीके की, एक तो हमारे पास है आउट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग, ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट, और एक होता है हमारे पास आउट ऑफ कैपिटल। तो किसी भी प्रकार की ड्राइंग हो, दोनों ही केसेस में आपका क्या होगा भी, देखो जनरल एंट्री आपके सामने है। तो यहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ये आउट ऑफ प्रॉफिट
ड्राइंग कहलाती है और ये आउट ऑफ कैपिटल कहलाती है। इसको यहाँ पर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसके अंदर दोनों ही केसेस में कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पब्लिक कॉर्पोरेशन? इनमें से कौन एक पब्लिक कॉर्पोरेशन है? ठीक है, टिस्को, टैल्को, ओएनजीसी, डीसीएम। तो यहाँ पर ओएनजीसी इज द राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पर टिस्को, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यहाँ पर ये एक प्राइवेट कंपनी है, पीवीटी लिमिटेड कंपनी है, जिसको 1907 के अंदर 1907 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था इंडिया के अंदर। फिर टैल्को, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, ये भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसको 1945 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था। फिर ओएनजीसी, ये एक सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, सार्वजनिक निगम है, जिसको यहाँ पर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के नाम से जाना जाता है, जिसका जो यूं कहा जाए कि भी एस्टैब्लिशमेंट है वो 14 अगस्त 1956 के अंदर हुआ था। फिर डीसीएम, तो डीसीएम एक टेक्सटाइल कंपनी है भाई, फॉर्मली जिसको यहाँ पर दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स के नाम से जाना जाता है, जो कि 1889 के अंदर राय बहादुर राम किशन दास गुरवाला के अंदर या गुरवाले के द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल इसको है ना एक्वायर कर लिया गया है सियाराम्स के द्वारा। ठीक है, सियाराम्स एक टेक्सटाइल कंपनी है ना हमारे पास, सियाराम सूट शर्टिंग्स वगैरह, तो उनको उस कंपनी ने इसको एक्वायर कर लिया है। ये भी डीसीएम हमारे पास एक प्राइवेट कंपनी ही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओएनजीसी इज द पब्लिक कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफ्लो ऑफ कैश? भाई इनमें से कौन सा कैश का इनफ्लो है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है नेट प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस, यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर ऑप्शन बी एक्सपेंसेस पेड, जब जो खर्चे भुगतान कर दिए गए हैं वो कैश का इनफ्लो माने जाएंगे। ऑप्शन सी नेट लॉस, भाई जो हानि हुई है उसको कैश इनफ्लो माना जाएगा। और ऑप्शन डी डिक्रीज इन द करंट लायबिलिटीज। तो इसको तो देखिए ध्यान से, कैश इनकमिंग और कैश आउटगोइंग, दो चीज यहां पर समझ लीजिए आप, इनकमिंग और आउटगोइंग। ऐसी कोई भी एक्टिविटीज, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे बिजनेस के अंदर कैश का इनकमिंग हो रहा है तो वो कहलाता है कैश का इनफ्लो। और ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे बिजनेस के बाहर कैश जाता है उसको कहा जाता है कैश का आउटफ्लो। तो अब देखिए, एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं, तो पे कर दिए हमने, तो पे करने के बाद यानी कि बिजनेस से पैसा बाहर गया। फिर नेट लॉस, घाटा हो गया, तो ये भी एक लिहाज से पैसा बाहर जाने वाली सिचुएशन आ गई, इसमें भी पैसा जनरेट तो नहीं हुआ ना। फिर डिक्रीज इन द करंट लायबिलिटीज, भाई अगर मैं अपनी लायबिलिटीज को कम करना चाहता हूं, इसका मतलब मैं उनको पे ऑफ कर रहा हूं, पे ऑफ करूंगा तो मेरा पैसा बाहर जाएगा। तो यानी कि लास्ट वाले जो तीनों ऑप्शंस है वो सारे के सारे आउटफ्लो ऑफ कैश है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नेट प्रॉफिट। अब इसमें भी है ना स्पेसिफिकली ऑन कैश बेसिस लिख के इसने यहाँ पे मामला बदल दिया, क्योंकि अगर सिंपल नेट प्रॉफिट होता इसमें और वो कैश और क्रेडिट दोनों, तो क्योंकि क्रेडिट से तो कैश इंक्रीज नहीं होता ना। ठीक है, तो ये सिर्फ नकद प्रॉफिट होंगे तभी तो कैश इंक्रीज होएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, आप इसको पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बात वही है जो मैंने आपको पहले बता दी। नेक्स्ट, कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड। कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है वो किसके द्वारा अपॉइंट करा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट, तो नहीं। ऑप्शन बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जी हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन फिर भी देख लेते हैं, ऑप्शन सी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं। और बाय द शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग, जी नहीं। देखिए, शेयर होल्डर्स द्वारा किया जा सकता है, लेकिन वो उसका प्रोसीजर है वो थोड़ा सा अलग है। इसके एक्सप्लेनेशन को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहला, कोई भी कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है? तो एक पर्सन होता है जो कि हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का मेंबर होता है। ठीक है, और उसी को यहाँ पर एज ए कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया जा सकता है। और उसका सिलेक्शन कैसे होगा? तो ही मे बी या ही और शी मे बी अपॉइंटेड बाय द इनकॉर्पोरेटर्स ऑफ द कंपनी विद इन 14 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के जो इनकॉर्पोरेटर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, तो उनके द्वारा कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के अप्रोक्सीमेट 40 डेज के अंदर अंदर कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर लिया जाता है। और ये अपॉइंटमेंट किसके द्वारा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाएगा, या फिर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे, उसके तहत होगा। यानी कि दो ही तरीके होते हैं, दोनों को क्या है, इनिशियली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू ही जाएंगे। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है।
तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सहमति से ही या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ही किसी कंपनी के सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट, a speculator in the stock exchange who expected the price of share to fall is called। भाई यहाँ पर कहता है कि एक सट्टेबाज है जो कि शेयर मार्केट के अंदर शेयर की जो कीमतें हैं गिरने का इंतजार करता है या उम्मीद में बैठा होता है कब शेयर गिरेंगे, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको बुल कहा जाता है, बियर कहा जाता है, स्टैग कहा जाता है, लैम डक कहा जाता है। तो देखिए उसको बेसिकली बियर कहा जाता है कि जो मार्केट के अंदर मंदी आने का इंतजार करता रहता है। क्यों होता है तो देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है, तो एक स्पेकुलेटर जो कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लगातार प्राइस गिरने का इंतजार करता रहता है उसको बियर कहा जाता है या बियरिश ट्रेडर कहा जा सकता है। दे एंटिसिपेट, वो सोचते हैं कि ए डिक्रीज इन द प्राइस एंड मे डिसाइड टू सेल देयर शेयर्स विद द होप ऑफ बाइंग देम बैक एट अ लोअर प्राइस। जैसे ही मार्केट के अंदर प्राइस गिरना शुरू होते हैं तो वो अपने शेयर्स को तभी बेच देते हैं और जब बिल्कुल इसी उम्मीद में बेचते हैं ताकि जब बिल्कुल रेट डाउन आ जाएंगे तब वो उनको बाय बैक कर लेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में या इस कंडीशन को यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग के नाम से भी जानते हैं। अभी एक पर्सन का नाम काफी न्यूज में था, जॉर्ज सोरस शायद, जॉर्ज, तो वो भी यही करते हैं। उनके ऊपर ब्रिटेन की इकोनॉमी को भी बर्बाद करने का इल्जाम लगा था और इंडिया के अंदर भी उन्होंने ऐसे कोशिश करी थी अडानी वगैरह पे इल्जाम लगाने के बाद। तो ये कुछ रिपोर्ट्स थी जिनके आधार पर ये बात कही जा सकती है। तो शॉर्ट सेलिंग जो कहा जाए एक कंपनी और एक पूरी इकोनॉमी के लिए कई बार डिजास्टर हो सकती है। ठीक है, तो ये बियरिश ट्रेडर्स होते हैं भाई। फिर इसका वाइस वर्सा होता है कि एक स्पेकुलेटर इन द स्टॉक एक्सचेंज हु एक्सपेक्टेड टू प्राइस ऑफ शेयर्स टू राइज इज कॉल्ड बुल। ऐसा कोई इन्वेस्टर, ऐसा कोई पर्सन या ऐसा कोई स्पेकुलेटर जो मार्केट में कीमतें बढ़ने का इंतजार करता है, शेयर्स की कीमतें बढ़ने का इंतजार करता है, उसको बुलिश ट्रेडर कहा जाता है या बुल ट्रेडर कहा जा सकता है। ये क्या सोचता है? ये कहता है कि कीमतें बढ़े ताकि वो अपने शेयर्स को ऊंची कीमतों पर बेच सके। क्लियर है कि वो सस्ती कीमतों पर उसने खरीदे होंगे, वो चाहेगा कीमतें बढ़े ताकि वो अपने शेयर्स को हायर प्राइस पर बेचकर प्रॉफिट अर्न कर सके। क्लियर है, और इस प्रोसेस को यहाँ पर गोइंग लॉन्ग कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। ये गोइंग लॉन्ग कॉन्सेप्ट क्या है? ऐसे एमसीक्यू आ सकते हैं आपसे, शॉर्ट सेलिंग क्या है, गोइंग लॉन्ग जो है कि कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। या फिर पूछ सकता है कि भी शॉर्ट सेलिंग रिलेट्स टू बियरर, ट्रेडर, बुल, स्टैग, जो भी आपके सामने। अब कहते हैं स्टैग ट्रेडिंग क्या होता है? तो देखिए ये टर्म इस्तेमाल करी जाती है उन सभी इन्वेस्टर्स को जो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करते हैं। भाई इनका काम क्या होता है? इनका मेन एम होता है कि भी जैसे तैसे करके शॉर्ट टर्म के अंदर प्राइस, जो कि भी प्राइस का मूवमेंट है ना, उसका फायदा उठा लो। ये सस्ते में खरीदते हैं और उनको महंगे में बेच देते हैं। ऐसा कैसे? ज्यादातर ये देखने को मिलता है नए आईपीओ के साथ। ये कैसे होता है? मान लीजिए कंपनी ए है, कंपनी ए ने अपना आईपीओ लेके आई है, तो क्या करेंगे? मान लो कि भी एल, एम और एन ये स्टेक ट्रेडर हैं, ये क्या करेंगे? इस आईपीओ के अंदर है ना शेयर्स परचेज कर लेंगे, परचेज करके अपने पास रख लेंगे। फिर दूसरे पर्सन जो इन शेयर्स को परचेज करना चाहते थे उनके पास तो शेयर्स अब आईपीओ में तो नहीं मिला, तो वो इन पे से शेयर थोड़े से महंगे दामों पे परचेज कर लेते हैं और इनको भी फायदा और इनको भी शेयर मिल जाते हैं। तो इस तरीके से जो प्रोसेस होती है इसको यहाँ पर स्टेक ट्रेडिंग कहा जा सकता है। मोस्टली हमारे पास नए आईपीओ के टाइम पे देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन आजकल तो ऐसा मान लो कि भी नए नए प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, तो ये अब नॉर्मल शेयर्स के साथ भी होने लग गया है। नेक्स्ट, लैमडक यानी कि एक पर्सन, आप लोगों ने इंसॉल्वेंसी सुना होगा, पार्टनरशिप के अंदर लगा लो कंपनी की इंसॉल्वेंट हो जाती है, वो सुना होगा। तो वैसे ही एक इन्वेस्टर होता है, एक ट्रेडर होता है जो कि अपनी यूं कहा जाए ट्रेडिंग जो ऑब्लिगेशंस है उनको फुलफिल करने में अपने आप को कैपेबल फील नहीं करता। वो इनेबल है, वो अनएबल है टू कवर द ट्रेडिंग लॉसेस। भाई उसको जो भी यहाँ पर लॉस हुए हैं उनको वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो ऐसी पर्सनैलिटी है, ऐसे पर्सन को यहाँ पर लैम डक कहा जाता है, यानी कि लंगड़ा बतख, अगर सही तरीके से इसका नाम देखा जाए तो। अब बात करते हैं भाई हमारे पास नेक्स्ट, इन टेलर्स फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन गैंग बॉस क्या करता है? भाई टेलर का जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है उसमें एक टर्म है, उसमें एक ओहदा है, एक पोस्ट है, गैंग बॉस। तो ये क्या काम करता है? तो ऑप्शन ए, इंस्पेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द वर्क, जी नहीं। ऑप्शन बी,
इशू इंस्ट्रक्शन टू द वर्क, जी नहीं। ऑप्शन सी सेटअप टूल्स एंड मशीन फॉर वर्क, जी हाँ। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लास्ट में जो ऑप्शन डी दिया हुआ है कंप्लायंस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये भी नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब एक एक टर्म को यहाँ पर समझ लेते हैं हम। यहाँ पे टेलर की पूरी जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो जो पोस्ट दी गई है, उसने जो जो सेटअप करा वो उसको समझते हैं एक एक करके। इसने कहा रूट क्लर्क होता है सबसे, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर कहा रूट क्लर्क होता है। रूट क्लर्क क्या होता है कि भी वो मैप तैयार करता है कि भी कोई भी चीज़ों को किस सीक्वेंस में काम को किया जाएगा, कौन कौन सी मशीन्स वगैरह जो भी होगा ना वो सब पहले से ही प्लान तैयार करके रखेगा। ये इसको रूट क्लर्क कहा जाता है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ये कहता है कि भी ही विल राइट डाउन इंस्ट्रक्शंस एज रिगार्ड द मैनर्स ऑफ द हैंडलिंग ईच टास्क, भी किसी भी काम को कैसे किया जाएगा ये तो सेट करा कि कौन कौन सा काम किया जाएगा, किन किन मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, सब सेट कर दिया, इसने प्लानिंग कर दिया। अब किस मशीन को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, किस काम को किस तरीके से किया जाएगा, इसको इंस्ट्रक्शन देने का काम यहाँ पर कौन करेगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। फिर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये देखेगा कि भी कोई भी काम कब स्टार्ट हुआ है, कितने दिन में पूरा हुआ है, और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। ये तो द प्लानिंग डिपार्टमेंट की बात है। फिर बात करें फैक्ट्री के अंदर, तो फैक्ट्री के अंदर देखिए आपके सामने सबसे पहला पोस्ट जो आ गई है वो है गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या होता है, देखिए हिज जॉब विल बी टू सी दैट मशीन्स एंड मैन आर ऑलवेज केप्ट रेडी टू कैरी आउट प्रोडक्शन ऑपरेशंस। वहाँ पे क्या हुआ था, मशीन्स को टूल्स को रेडी रखना। यहाँ पर वही पॉइंट है कि हाँ उसका काम है कि भी वो मशीन्स और टूल्स को ऑलवेज ही या हमेशा से ही रेडी रखना, कि भी रेडी टू वर्क रखना, उनको ऑपरेशनल कंडीशन में रखना। ये चीज़ इसका गैंग बॉस का काम होता है। स्पीड बॉस ये स्पीड को चेक करेगा कि जो भी काम है वो कितने स्पीड से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंस्पेक्टर ये क्वालिटी चेक करेगा। और रिपेयर बॉस कोई भी टूट फूट कहीं पे भी होती है तो उसको रिपेयर करेगा। तो ये हमारे पास है ना जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है भाई साहब के द्वारा, उसके अंदर जो जो क्लर्क वगैरह जो भी बनाए पोस्ट बनाई गई है उनका यहाँ पर पूरा ब्यौरा है। तो इसी के साथ मेरे प्यारे दो साथियों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, आप जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आप सीईटी ग्रुप 6 के लिए एक बेटर यूँ कहा जाए कि बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाइए और वहाँ पर आपके लिए हमने एक मॉक टेस्ट अनाउंस कर रखी है जिसके अंदर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। उनकी पीडीएफ आप ले सकते हो, उनको मल्टी टाइम आप उन पेपर्स को, उन क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो प्यारे साथियों बिना देरी करते, क्योंकि अब तो इलेक्शंस का जो झंझट था वो भी खत्म है और विधानसभा के इलेक्शन से पहले सरकार भी चाहेगी कि बहुत सारी पोस्ट या बहुत सारी भर्तियों को हम यहाँ पर पूरा कर लें। तो कभी भी डंका बज सकता है, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है कि एग्जाम्स को लेकर। तो अपनी प्रिपरेशन को अब सरपट भगाइए भाई, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करिए। तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे मित्रों, इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।